हेलो ऑल ऑफ यू। हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि किस तरीके से हमने बायो-सैवर्ट लॉ के यूज करके एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, इनफैक्ट बायो-सैवर्ट लॉ हमको ये बताता है कि एक इनफाइनिटेसिमली स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उसी आइडिया को हम यूज करके इंटीग्रेट करके हम अलग अलग लंबे करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशंस के लिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं किसी एक जगह पर। आज हम अपना उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, देखो बहुत बढ़िया से एक पिक्चर बना हुआ है, एक सर्कुलर कॉइल है, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, पूरा गोल घूम के रिटर्न यहाँ से निकलेगा। सो दिस इज ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल और हम ये निकालेंगे कि इसके एक्सिस पे ये जो दिख रहा है तुमको ओ वाई, दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल और उसके एक्सिस पे उसके सेंटर से वाई डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, वाई डिस्टेंस पे ये जो पी पॉइंट, इस पी पॉइंट पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दैट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे, वो हम निकालेंगे। ठीक है ना। तो बिफोर वी स्टार्ट ऑफ एक बार मैं इस करंट कैरिंग कॉइल का जो प्रॉपर्टीज है वो बता देता हूँ। इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, इसका रेडियस आर है और अगर तुम इस लूप को, इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चलेगा ये जो लूप है, ये जो सर्कुलर कॉइल है, दैट इज प्लेस्ड इन द एक्स जेड प्लेन। डू यू एग्री विद दिस? और एक बार, दिस इज प्लेस्ड इन द एक्स जेड प्लेन, बात को समझो। एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस और जिस पॉइंट पे हमको फील्ड निकालना है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दैट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम द ओरिजिन लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल। ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो तुमको बता के रखना था। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमको क्या निकालना है, हमको P पॉइंट पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है फॉर द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। इज दैट क्लियर? ओके, कैसे करें इस बात को, हाउ शैल वी अप्रोच दिस इक्वेशन? देखो, इसको अप्रोच करने के लिए मैं तुमको ये कहूंगा कि तुम इस पर्टिकुलर कॉइल को एक सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में ना देखो, इसको तुमको ऐसे देखना है कि ये जो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, दिस इज मेड अप ऑफ इनफाइनिटेसिमली स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट्स। मतलब डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर, ये जो छोटे छोटे इनफाइनिटेसिमली स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट्स है, इससे ये सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल बना हुआ है। ठीक है। तो अगर हमको पूरे करंट कैरिंग कॉइल के लिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे, हमारा सबसे पहला स्टेप होगा ये जो छोटा सा डीएल वेक्टर दिख रहा है तुमको, दिस इज आवर करंट कैरिंग एलिमेंट, इसके लिए इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ध्यान से सुनो, ये जो छोटा सा डीएल वेक्टर के लिए इस जगह पर इफेक्टिव कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो हम लिखेंगे। उसको इंटीग्रेट करके हम पूरा कॉइल को कवर करेंगे और हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। बात समझ आया? तो एक बार हम अपने फॉर्मूलास को लिख के रखते हैं कि जो हमारे केस में, हमारे सिनेरियो में बायो-सैवर्ट लॉ क्या कहता है। हमारे बायो-सैवर्ट लॉ ये कहता है कि dp वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, कम ऑन, म्यू नॉट बाई 4 पाई i इंटू dl वेक्टर क्रॉस r कैप डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये है हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, dl तो पहचानती हो, dl वेक्टर ही है। ये r कैप क्या है? r कैप इज द यूनिट वेक्टर along r वेक्टर। ये दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का जो स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्चुअली तुमको p पॉइंट का पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू द करंट कैरिंग एलिमेंट। ये जो dl एलिमेंट है, दिस इज अवर करंट कैरिंग एलिमेंट, उसके रिस्पेक्ट में p पॉइंट कहां पर है उसका पोजीशन ये r वेक्टर बताता है, उसी का ही r कैप है। ये r स्क्वायर डिस्टेंस है dl और p पॉइंट का। ठीक है, इसको अगर हम ओपन करते हैं, ध्यान से देखो, हम उसको ओपन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई। एक काम करते हैं, इसको मैं नीचे लिखता हूँ बिकॉज मुझे जगह चाहिए होगा। ठीक है ना, इसको नीचे लिखता हूँ, दैट इज इन दिस केस इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है ना। ओके, आई दैट इज, इसको खोल दूंगा तो मॉड ऑफ dl, मॉड ऑफ r कैप क्या होगा, 1 साइन ऑफ एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r कैप, जो मैं तुमको दिखाऊंगा कि dl वेक्टर एंड r कैप के बीच कितना एंगल है और ये डिस्टेंस हो जाएगा, दिस इज r स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैं तुमको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तुमको ये बात समझना है कि ये लूप कौन से प्लेन में लाई कर रहा है। ध्यान से देखो, दिस लूप इज लाइंग ऑन द एक्स-जेड प्लेन, लाइंग ऑन एक्स-जेड प्लेन, दिस लूप इज लाइंग ऑन द एक्स-जेड प्लेन। इज दैट क्लियर? सेकेंडली ये देखो, ये जो हमको r वेक्टर दिख रहा है, ये r वेक्टर दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का जो बोल्ड r वेक्टर बनाया गया है, ये कौन से प्लेन में लाई करता है, दिस लाइज ऑन दी ZY प्लेन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो r वेक्टर ये कौन से प्लेन में लाई करता है, दैट इज ZY प्लेन, लाइज ऑन ZY प्लेन। इज दैट क्लियर?
फील आया मैंने क्या कहा, ये लूप जो है वो एग्जैक्ट वाले प्लेन में सोया हुआ है, और ये जो आर वेक्टर है, ये जो आर कैप है, ये कौन से प्लेन में लाई करता है, जेड वाई प्लेन। और ध्यान से देखो, एक्स जेड प्लेन एंड जेड वाई प्लेन, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट इज एक्स जेड प्लेन एंड ZY plane are perpendicular to each other। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसको ध्यान से देखो कि यहाँ पर एक्स जेड जो प्लेन है और जो वाई जेड प्लेन है, दे आर बेसिकली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है कि ये जो डीएल वेक्टर और ये जो आर कैप है, दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। बात समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, डीएल वेक्टर एक्स जेड प्लेन में लाई करता है, आर वेक्टर जेड वाई प्लेन में लाई करता है, दोनों प्लेन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, which implies that DL vector is perpendicular to what, R vector। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, that is DL vector is perpendicular to R कैप। ये छोटे छोटी चीजें हैं, नहीं लिखने से भी चलेगा, लेकिन मैं तुमको बता के रखा हूँ ताकि तुम्हारा नोट्स ढंग से बने और आगे जाके तुमको कभी कंफ्यूजन ना हो जब तुम इस पर्टिकुलर सेक्शन को रिवाइज करो। दैट मीन्स यहाँ पर हमको ये पता चल गया कि थीटा का वैल्यू कितना होगा। थीटा का वैल्यू इन दिस केस हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली तुम ये समझो कि आर क्या है, ये जो आर हमने लिखा आर कैप, नॉट आर कैप एक्चुअली, आर स्क्वायर जो आर लिखा है, आर एक्चुअली ये डिस्टेंस है ना। तो आर अगर एक्चुअली ये डिस्टेंस है तो इसका लेंथ हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट आर, विच इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ, बिकॉज दिस इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल। आई होप सो तुमको मेरा कर्सर दिख रहा है, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है आर, इसका हाइपोटेन्यूज है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, रूट ओवर ऑफ, कम ऑन हेल्प मी, और ये कितना होगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने इसको लिखा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया, इज दैट क्लियर। ये आर का वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको। अभी हम अपने एक्सप्रेशन को और थोड़ा सजा के लिखते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज म्यू नॉट आई पाई, नीचे क्या आ जाएगा, दैट इज 4 पाई, यहाँ पर क्या होगा, दैट इज डीएल साइन 90 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर वैल्यू पुट कर दे तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट एट द पॉइंट पी। ठीक है ना, पॉइंट पी पे ये जो डीएल करंट कैरिंग एलिमेंट है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है पी पॉइंट पे, उसका मैग्नीट्यूड है। बात समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा देखो, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने मैग्नीट्यूड के बारे में तो डिस्कस कर लिया, लेकिन उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट जो बच्चों को फील होता है वो ये होता है कि इस डीबी वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होगा। सुनाई दिया मैंने क्या कहा, इस डीबी वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होगा। एक काम करता हूँ, ये जो मैंने चीज़ें लिखा है ना, इसको तुम एक बार पॉज करके लिख लो, बिकॉज मुझे इस जगह को खाली करना पड़ेगा। ठीक है, पॉज करके ये लिख के रखो, ये छोटे छोटे पॉइंट्स। तो अगर मैं इस जगह को मिटा देता हूँ, जस्ट क्लमजी ना हो इसलिए मिटा रहा हूँ, एक मिनट। ओके अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इन दिस केस डीबी वेक्टर का डायरेक्शन इमेजिन करना बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो मैं जैसे कहूँगा, जिस तरीके से कहूँगा उस तरीके से सोचना है, योर लाइफ विल बी वेरी सिंपल। ठीक है, अच्छा इसको समझने के लिए लेकिन प्रीवियस नॉलेज याद रहना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने तुमको बहुत पहले बहुत बार कहा है कि ये जो डीबी वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, दैट विल बी अलोंग डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप। मतलब डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो जिस तरफ होगा उसी तरफ डीबी वेक्टर लाई करेगा। ठीक है, एंड अगर तुमको याद है डीएल वेक्टर एंड आर कैप जिस प्लेन में लाई करता है, डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप उस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। याद है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होता है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जिस प्लेन में सोया हुआ होता है उसके परपेंडिकुलर होता है हमेशा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डीएल वेक्टर एंड आर कैप कौन से प्लेन में सोया हुआ है उस प्लेन पे एक बार इमेजिन करेंगे और हमको ये पता चल जाएगा कि डीएल वेक्टर एंड आर कैप जिस प्लेन में लाई करता है, डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप उस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। दैट मीन्स नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, बना रहा हूँ, ट्राई टू इमेजिन, ये जो डीएल वेक्टर है वो इस प्लेन में है। ठीक है ना, एंड ध्यान से देखो ये एक स्लैंटेड प्लेन में बना रहा हूँ, ऐसा स्लैंटेड प्लेन दिख रहा है, ये स्लैंटेड प्लेन, यस ठीक है। ये जो प्लेन तुमको दिख रहा है इसी प्लेन में, दिस इज बेसिकली ये स्लैंटेड प्लेन, जस्ट ट्राई टू इमेजिन डीएल वेक्टर इस यहाँ पर है ना, जो आर वेक्टर है वो पूरा का पूरा इस प्लेन पे सोया हुआ है।
तो इस प्लेन में क्या होता है, इस प्लेन में हमारा डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर सोया हुआ है। तो एक बात ये बताओ कि डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप का डायरेक्शन किस तरफ होगा। ये जो मैंने ब्लू कलर का प्लेन बनाया, इस प्लेन के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बात समझ आया? ये जो हमने प्लेन बनाया, इस प्लेन के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। और ध्यान से देखो, ये जो डीएल वेक्टर है, डीएल वेक्टर के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये देखो, ये जो डीबी वेक्टर है, ये जो मैंने यहाँ पर एक ब्लू कलर का प्लेन बनाया है, ये डीबी वेक्टर इस ब्लू कलर के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रहा है, फील आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? डीएल वेक्टर है एंड आर वेक्टर इज स्लीपिंग ऑन दिस प्लेन, इस प्लेन में सोया हुआ है, और ये जो डीबी वेक्टर है इस ब्लू कलर के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, पक्का इमेजिन हो गया? अच्छा, अभी तुमको ये डाउट हो सकता है कि सर डीबी वेक्टर इस ब्लू कलर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो हमको समझ में आ जाता है, लेकिन डायरेक्शन किस तरफ होगा? बिकॉज अगर ये प्लेन है अपने ऊपर दिखाए, नीचे भी तो हो सकता था। देखो, इसको अभी इस डाउट को एड्रेस करने के लिए हमको फिर से अपना राइट हैंड यूज करना पड़ेगा। जो टेक्निक हमने सिखाया था, तुमको क्या करना है, यू नीड टू पुट योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर एंड कर्ल योर फिंगर्स। ठीक है ना? अभी देखो, इसमें तुमको अपना इमेजिनेशन चाहिए होगा, तो वैसे अगर तुम कर्ल करोगे, ऑब्वियसली स्क्रीन के ऊपर तो कर्ल कर नहीं सकते, तुमको इमेजिन करना पड़ेगा। और इस तरीके से इमेजिन करना है कि अगर मैं अपने थंब को डीएल वेक्टर के अलोंग प्लेस करता हूँ और अपने फिंगर्स को कर्ल करता हूँ, तो ये फिंगर्स जस्ट इमेजिन करो, अगर कर्ल करके पी पॉइंट से निकलते हैं, किस पॉइंट से निकलते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, किस पॉइंट से निकलते हैं, पी पॉइंट से निकलते हैं। डीएल वेक्टर के तरफ अपने थंब को रख के फिंगर्स को कर्ल करके अगर ये पी वेक्टर से निकलता तो फिंगर्स, टिप ऑफ द फिंगर्स किस तरफ पॉइंट करता, और तुमको क्लियरली पता चल जाएगा डीबी वेक्टर का डायरेक्शन इसी तरफ होगा। इज दैट क्लियर? स्टेप 1, डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर कौन से प्लेन में लाई करता है, डीबी वेक्टर उसी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन के लिए अपना राइट हैंड थंब रूल यूज करो। इज दैट क्लियर? तो हमने डीबी वेक्टर देख लिया, आई होप सो तुम्हारा ये फंडा क्लियर है। अच्छा, ये अगर कुछ लिख के रखना है तो इस पॉइंट को लिख के रखना, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना? ओके। अच्छा, अभी एक बात को समझो, ये डीबी है, इस तरफ एक लेटर से थीटा एंगल, ये अगर थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, आराम से चेक कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है, दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये क्या होगा, थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। बात को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस तरीके से ये अगर एंगल थीटा हो तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। मैं बता के रख रहा हूँ, ठीक है? ओके। अभी एक बात को समझो, ये जो डीएल वेक्टर है, इसके जस्ट डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे दिख रहा है, यहाँ पर और एक डीएल वेक्टर एग्जिस्ट करता है। मतलब तुम इस डीएल वेक्टर को और इसके पार्टनर को कंसिडर करो। मतलब पार्टनर हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, इस डीएल वेक्टर के ठीक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट में जो दूसरा करंट कैरिंग एलिमेंट है उसको कंसिडर करो। और एक बार ये इमेजिन करो कि इस करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो डीबी जैसा ही बनेगा, बिकॉज बोथ एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम, डिस्टेंस भी क्या एग्जैक्टली सेम है, ये भी आर डिस्टेंस है, ये भी आर डिस्टेंस पे है। बात को समझो, ठीक है ना? तो ये अगर डीबी मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, तो ये भी डीबी मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर पी पॉइंट में प्रोड्यूस करेगा, और उसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ से होगा। अभी ये डायरेक्शन ऐसा कैसा है वो तुमको सोचना है, खुद सोचोगे। मैंने पहले केस में तुमको ऑलरेडी समझा दिया है। तो इस बात को समझो, ये जो डीएल वेक्टर है वो इस पॉइंट पे डीबी के जैसा ही मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लेकिन डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। और ये भी ये ओ वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल ही बनाता है। मतलब एज बिकॉज ये जो फिगर है ना, ये जो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, इसके पास रोटेशनल सिमेट्री है। बात समझ आ रहा है? And both the DL vectors are exactly similar. They will produce the same amount of magnetic field. Both the DB vectors will be aligned equally with the OY axis. तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है? अच्छा, एक बार रिकैप करते हैं मैंने क्या कहा। मैंने तुमको ये कहा कि जब हम इस पर्टिकुलर सिनेरियो को इमेजिन करेंगे तो हम दो डीएल वेक्टर्स को कंसिडर करेंगे विच आर लोकेटेड इन डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट, और दोनों के लिए हम डीबी वेक्टर ड्रॉ करेंगे। देखो, हमने डीबी वेक्टर ड्रॉ करके रखा। अभी बात को समझो, अभी अगर मैं इस डीबी वेक्टर को रिजॉल्व करता हूं तो एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, वन कंपोनेंट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, इसको हम क्या लिखेंगे, डीबी कॉस थीटा। और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आएगा, इसको लिख सकते हैं हम डीबी साइन थीटा। इनफैक्ट मैं इसको डीबी परपेंडिकुलर लिखूंगा, इसको मैं डीबी पैरेलल लिखूंगा। मैंने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज ध्यान से देखो, ये जो डीबी साइन थीटा है दैट इज परपेंडिकुलर टू द ओवाई एक्सिस, और जो डीबी कॉस थीटा दैट इज पैरेलल या लाइंग ऑन द ओवाई एक्सिस।
इसलिए हमने dB पैरेलल लिख के रखा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सिमिलरली ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं इस वाले dB को रिजॉल्व करूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस वाले dB को रिजॉल्व करूं, उसके एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, और इस dB का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, एग्जैक्टली ऊपर जैसा आया था यहाँ पर भी ऐसा आएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली dB और एक dB cos थीटा इस तरफ आएगा और एक dB sin थीटा इस तरफ आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, अभी बात को समझो, अभी बात को समझो। अभी अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो हमको ये दिखाई देगा कि ये जो dB sin थीटा है और ये वाला dB sin थीटा, दे विल बेसिकली कैंसिल आउट ईच अदर। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दैट मींस द कंपोनेंट व्हिच इज लाइंग अलोंग OY एक्सिस, दैट इज dB cos थीटा, वो जिंदा रह जाता है, वो सरवाइव कर जाता है, लेकिन dB sin थीटा कंपोनेंट्स बेसिकली कैंसिल आउट ईच अदर। इस बात को समझ में आया मैंने क्या कहा? दिस dB sin थीटा कंपोनेंट्स विल कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है। और ये मैंने कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया? बाय दो पार्टनर्स को लेके, DL वेक्टर, ठीक है। तो इस चीज को अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं और एक बार ये सोच के देखो, अगर मैं कोई भी DL एलिमेंट चूज करूंगा उसके ठीक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट में और एक DL एलिमेंट लाई करेगा, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन को अगर मैं लूंगा तो हमेशा उनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। तो अगर मैं रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँ, हर एक DL वेक्टर के लिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँ, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि सारे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स विल फाइनली vanish, they will not exist, because एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। सिर्फ जो OY के अलॉन्ग जो पैरेलल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो ये dB पैरेलल वाला कंपोनेंट है, यही सरवाइव कर जाएगा। बात समझ आ रहा है? इज दैट क्लियर? ओके, तो मैं इसको बिठा देता हूँ। इस डायग्राम को पॉज करके या बैक करके थोड़ा अच्छे से लिख के रखना, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि dB का वैल्यू तो ये है, इट्स ओके, वेल एंड गुड, ये समझ में आ गया। But we are more concerned about the dBx वाला component, not dBx मतलब dB parallel वाला component। बात को समझो, ठीक है ना। and dB parallel वाला component क्या होगा? ध्यान से देखो, dB parallel वाला component होगा that is dB, in this case क्या आएगा? cos थीटा, है ना। cos थीटा लिख सकते हैं, dB की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, that is mu naught I, ऊपर क्या लिख सकते हैं? dl लिख सकते हैं, नीचे हम क्या लिख सकते हैं? that is 4 pi, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? इट इज r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड cos थीटा का वैल्यू हम इस ट्राइंगल से लिखते हैं। cos थीटा कितना होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और ये हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना होगा? ध्यान से देखो, दैट इज रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, पहले भी बताया था। तो cos थीटा की जगह हम लिखते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, तो इसको अगर हम फिर से लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं? इट इज mu naught I dl, ऊपर r आ गया, नीचे क्या आ जाएगा? दैट इज 4 pi, और अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो हम क्या लिख सकते हैं? r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द पावर 3/2। सो दिस इज dB पैरेलल वाला कंपोनेंट, ठीक है। अभी एक बात को समझो, ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, अभी अगर मैं तुमको पूछूं कि इस DL एलिमेंट के लिए यहाँ पर इफेक्टिव एक DL एलिमेंट के लिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओनली फॉर वन DL एलिमेंट, यहाँ पर कितना इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन होगा? तुम बोलोगे सर dB पैरेलल, 1 dB पैरेलल। तब तुम मुझे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर DL एलिमेंट के लिए तो dB परपेंडिकुलर भी बनेगा। तो मैंने जस्ट नाउ क्या सिखाया कि अगर मैं फाइनली जब इंटीग्रेट करूंगा, सारे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिर्फ एक DL के लिए, फिर से मैं 2 DL का बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2 DL कंपोनेंट्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 1 DL कंपोनेंट। तो एक DL करंट एलिमेंट के लिए यहाँ पर इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक फील्ड का कितना होगा? सिर्फ dB पैरेलल। ये सिर्फ एक DL एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन है, 1 DL एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन। अगर मैं दोनों को कंसीडर करता तो मैं 2 टाइम्स ऑफ dB पैरेलल लिखता। बात को समझो, अगर मैं दोनों को कंसीडर करता तो 2 टाइम्स ऑफ dB पैरेलल लिखता, लेकिन मैं अभी नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने एक ही DL वेक्टर का कंट्रीब्यूशन कंसीडर किया है, दैट इज dB पैरेलल। बात समझ आया? पक्का? ओके, अभी ना इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेट अस कैरी फॉरवर्ड दिस पिक्चर। ओके, आई होप सो डायग्राम तुमको दिख रहा है। इसको हम अभी सिंप्लीफाई करते हैं। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। इन दिस केस dB पैरेलल है, तो अभी अगर हमको रिजल्टेंट फील्ड निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट अगर करेंगे तो B रिजल्टेंट तो हमको मिल जाएगा, लेकिन इंटीग्रेट करेंगे तो किसको इंटीग्रेट करेंगे? देखो, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है,
रेडियस कैपिटल आर ये भी कांस्टेंट है, ये जो आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में जो ये वाई है ये भी कांस्टेंट है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वाई वेरिएबल है, वाई क्या है, वाई डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वाई है, मतलब पी पॉइंट का ओ से डिस्टेंस, वो तो कांस्टेंट ही होगा। बात को समझो, तो वाई एक कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेट जब मैं करूंगा ये सारे टर्म्स बाहर चले जाएंगे, ध्यान से देखो, दैट इज म्यू नॉट आई आर, नीचे 4 पाई और यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये बाहर आ गया। और इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ कौन बच गया, इंटीग्रेशन के अंदर बच गया dl। व्हाट इज dl? dl इज द लेंथ ऑफ दिस dl एलिमेंट, ये जो dl वेक्टर है उसका लेंथ है ये dl, ठीक है ना। तो अगर मैं इन सारे dls को ऐड करूं, dl 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 पूरा सर्कल कवर कर लूँ, पूरा सर्कुलर लूप कवर कर लूँ, तो dl का इंटीग्रेशन, मतलब dl वेक्टर नहीं है भाई, ये dl लेंथ है, लेंथ का इंटीग्रेशन मुझे इस पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस देगा। क्या देगा? सरकमफेरेंस देगा। तो हम इसमें सरकमफेरेंस लिखते हैं, दैट इज म्यू नॉट आई आर, राइट। और नीचे क्या लिख सकते हैं, दैट इज 4 पाई, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। एंड अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो हमको फाइनली क्या मिलेगा, दिस इज 2 पाई आर। तो देखो पाई को मार देगा, 2 2 जा 4, यहाँ पर एक 2 सर्वाइव कर जाएगा, ऊपर आर स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनल जो हमको एक्सप्रेशन मिल रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, यस, मैं जो फाइनल एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ यहाँ पर वो ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, इज दैट क्लियर, राइट, ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। बात को समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। कुछ पकड़ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो यहाँ पर पॉज करके तुम यहाँ तक अच्छे से लिख के रखो, ठीक है। इसके बाद आगे भी कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसी कहानी को लेकर बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये सारा बताऊंगा मैं। फिलहाल इन चीज़ों को अच्छे से लिख के रखो, ठीक है। मैं पॉज करता हूँ और कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता के रख रहा हूँ। ये जो हमने कहानी डिस्कस किया था वो एक सिंगल लूप के लिए था, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है एक सिंगल लूप। अगर एक सिंगल नहीं लूप होके n नंबर ऑफ लूप्स होता तो मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, राइट, n नंबर ऑफ लूप्स, सबका रेडियस r है एंड ऑल द लूप्स आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड, मतलब सारे लूप्स एक दूसरे के साथ चिपक के बैठे, n नंबर ऑफ लूप्स चिपक के बैठे, सबका रेडियस r है, सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होगा। एंड एज बिकॉज मतलब वी कैन एज्यूम कि सारे लूप्स जो है दे ऑल लाई ऑन दी एग्जैक्टली, समझ में, सारे लूप्स जो है दे लाई ऑन दी एग्जैक्टली। तो n नंबर ऑफ लूप्स के लिए इसी जगह पर फील्ड कितना होता? सिंपल है, एक लूप के लिए जितना होता दैट इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2, n टाइम्स बढ़ जाएगा, तो हमने इंटू n कर दिया, बस हो गया। अच्छा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो b वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ आएगा, y एक्सिस की तरफ आएगा, इसलिए हमने j कैप दे के रखा, ठीक है ना। एट द सेंटर ऑफ द लूप, मतलब अभी y का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा, 0 मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंटर ऑफ द लूप, तो सेंटर ऑफ द लूप में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, बस हमको इस एक्सप्रेशन में y का वैल्यू क्या पुट कर देना, 0 पुट कर देना, और हमको फाइनली ये एक्सप्रेशन मिलेगा। दैट इज y का वैल्यू अगर 0 पुट कर दूंगा, ध्यान से देखो, आर स्क्वायर, ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आर क्यूब निकलेगा, ऊपर आर स्क्वायर पहले से है तो नीचे सिर्फ r ही बचेगा, तो कितना बचेगा, म्यू नॉट ni बाई 2r, ठीक है ना। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, बिकॉज बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इसको आपको डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला हो या ये फॉर्मूला हो, सारे फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में सेट होना पड़ेगा, ताकि तुमको कभी टाइम ना लगे ये सब चीजें याद करने में, रेडी रहना पड़ेगा दिमाग। अच्छा, लास्ट और एक सिनेरियो है जहां पर हमने इस P पॉइंट को लूप से बहुत दूर लेके चले गए। दिस P पॉइंट इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द लूप, दैट मींस y का जो वैल्यू है वो रेडियस r से कई गुना ज्यादा है, y इज मच मोर ग्रेटर देन r। तो एक्सप्रेशन में क्या चेंज आ जाएगा, इन दैट केस अगर y r से कई गुना ज्यादा है तो y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली y स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो मैं यहाँ पर लिख के दे ही देता हूँ कि यहाँ पर हमने क्या किया है, दैट इज y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर वाला जो टर्म था उसको हमने y स्क्वायर ही लिख दिया, बिकॉज r स्क्वायर y स्क्वायर के सामने इतना छोटा है कि हम इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, और तुमको फाइनली ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुमको जान के रखना है। इसको फटाफट पॉज करके इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट, ये जो तुमको दिख रहा है, ये
मैंने कुछ डायग्राम्स यहाँ पर ऐड किया है ताकि तुमको फील आए कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप जो अपने चारों तरफ फ्री लाइंस बनाते हैं, वो फ्री लाइंस एक्चुअली दिखने में कैसा है। एंड यू कैन सी दिस पिक्चर, देखो एक सर्कुलर लूप है, यहाँ से करंट घुस रहा है, गोल घूम के रिटर्न आ रहा है। सो दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप लुक्स लाइक। अभी हाउ डू यू इमेजिन, क्योंकि ये डायग्राम तो मैंने दिखा दिया, लेकिन अगर तुमको बनाना है तुम अपने आप को कन्विंस कैसे करोगे कि नहीं फील्ड लाइंस ऐसा ही होगा। देखो मैंने जो टेक्निक सिखाया था वही टेक्निक फिर से यूज करना है। यूज योर राइट हैंड, पुट योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड जस्ट इमेजिन कि अगर तुम्हारा फिंगर्स कर्ल करेगा तो फिंगर्स का कर्लिंग मोशन कैसा होगा, जैसा होगा फील्ड लाइंस भी वैसा ही बनेगा। ठीक है, इट विल बी इन द शेप ऑफ क्लोज लूप्स। सो ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर दिख रहा है ये है करंट का डायरेक्शन यहाँ पर। सो जस्ट इमेजिन, पुट योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, एंड कर्ल योर फिंगर्स, जस्ट कर्ल योर फिंगर्स। तो तुमको क्या दिखेगा, जब तुम कर्ल करोगे तो सेंटर से ऐसे सीधा सीधा बाहर निकलेगा, फिर गोल घूम के फिर रिटर्न आ जाएगा। तो देखो अगर फिंगर्स कर्ल करोगे तो सेंटर से ऐसे निकलेगा, फिर गोल घूम के फिर रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो हमने इसको क्लोज लूप बनाया नहीं क्योंकि बहुत बड़े बड़े सर्कल्स बनेंगे इन दिस केस, तो हमने इस साइड में थोड़ा सा बना के रखा कि ऐसे निकलेगा फिर गोल बनेगा, ऐसे निकलेगा फिर गोल बनेगा, ऐसे निकलेगा फिर गोल बनेगा, ऐसा निकलेगा फिर गोल बनेगा। जस्ट पुट योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल योर फिंगर्स। इमेजिन कर पाओगे, बहुत आसान है। सेंटर में कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, सेंटर में एकदम सीधा सीधा निकलेगा। सेंटर में जो निकलेगा कैसे निकलेगा, एकदम सीधा। बहुत बड़ा सर्कल बनेगा, रिटर्न आएगा, लेकिन अगर मुझे सिर्फ इसी जगह पर फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे एक सीधा लाइन बना सकते हैं। बात समझ में आया? हाँ, ये आगे जाके सर्कल बनेगा यार, आगे जाके सर्कल बनेगा, पर सेंटर पे अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें वेरी क्लोज टू द सेंटर, या सेंटर पे फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, तो हम डायरेक्टली सीधा बना सकते हैं। ठीक है ना? ओके, एक बात मैं फिर से याद दिलाता हूँ, यहाँ पर हमने फिर से एक रूल यूज किया जहाँ पर हमने अपने थंब को करंट के तरफ पुट किया एंड वी हैव कर्ल्ड अवर फिंगर्स। ठीक है ना? अच्छा, कहीं कहीं बहुत सारे बुक्स में तुमको स्पेशली एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के लिए और एक रूल मिलेगा जो कि इसी राइट हैंड को लेके होता है। बहुत लोग इसको कर लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं सुनो एक बार, कंफ्यूज तुम नहीं होगे क्योंकि मैंने इसके पहले वाले रूल को बहुत अच्छे से समझाया है। इस रूल को सुनो। इस रूल में हम करते क्या है, इस रूल के थ्रू हम एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के एग्जिस्ट पे फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा वो निकालते हैं। कान खोल के सुनो, मैंने क्या कहा, इस रूल को यूज करके हम एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के एग्जिस्ट किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकालते हैं। और रूल क्या कहता है, रूल थोड़ा हम थोड़ा सा अलग है, राइट हैंड को लेके ही है, लेकिन थंब और फिंगर्स का जो ड्यूटी था, जो काम ये लोग करते थे वो बदल जाएगा। जैसे कि तुमको ये पिक्चर दिख रहा है, लगा सी दिस पिक्चर, में इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखो इस पिक्चर को देखो, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इस पिक्चर में हम अपने हाथ को लेंगे और हमारे जो फिंगर्स, ध्यान से सुनना, अपने फिंगर्स को करंट के चारों तरफ क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। जैसे कि दिख रहा है, ये करंट का डायरेक्शन दिख रहा है ना, ऐसा। तो करंट जिस तरफ फ्लो कर रहा है उस तरफ हम क्या करेंगे, उस तरफ हम अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे। समझ में आया? आई विल कर्ल माय फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड जिस डायरेक्शन मेरा थंब पॉइंट कर रहा होगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। Take your right hand, curl your fingers along the sense of the current and the direction along which the thumb points will tell you the magnetic field, the direction of magnetic field at the center of the circular current carrying coil. इसमें ना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर छोटा सा एक पॉइंट भी लिख के रखा है, नोट दैट देयर आर टू डिस्टिंक्ट राइट हैंड रूल्स, दो डिस्टिंक्ट राइट हैंड रूल्स हैं। एक रूल जो मैं बहुत पहले से सिखाता आ रहा हूँ कि हमको थंब को किस तरफ पॉइंट करना है, करंट के तरफ, and we need to curl our fingers, the direction along which the fingers curl will represent the magnetic field lines. ये एक जनरल रूल है, ये हम 99% ऑफ द टाइम ये रूल यूज करेंगे, जिस रूल को यूज करके हम किसी भी एक करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशन का फील्ड लाइंस इमेजिन कर सकते हैं। और अभी इस वक्त जस्ट नाउ मैंने जो रूल बताया, ये वाला रूल, जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं, जो कि इस डायग्राम में बताया था, जहाँ पर हम अपने फिंगर्स को करंट के तरफ कर्ल करते हैं और हमारा थंब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, वो स्पेसिफिकली करंट, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बताने के लिए हम यूज करते हैं। तो दोनों रूल्स में थंब एंड फिंगर्स का काम अलग अलग है। इस चीज को अच्छे से लिख के रखना और समझ के भी रखना जो मैंने तुमको कहा है। ठीक है, देखो मैं ये मानता हूं कि अगर हम किसी कंसेप्ट को पढ़ते हैं ना, तो उसके आगे पीछे लेफ्ट राइट जितने सारे कंसेप्ट है सबको अच्छे से देखना है। अगर तुमको टॉपिक को अच्छे समझना है या अच्छे न्यूमेरिकल्स हिट करना है, तो सारे कंसेप्ट हिट करना है, तो मैंने सारे कंसेप्ट समझना है, सब कुछ देखना है। तो मैंने यहाँ पर एक
और एक सिचुएशन लिया है, कुछ सिचुएशन कंसिडर किया है। देखो हमने अब तक जो डिस्कस किया था दैट वाज फॉर अ कंप्लीट सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, एंड नाउ वी आर लुकिंग एट अ सिनेरियो वेयर द लूप्स आर नॉट कंप्लीट. दिस इज a semicircular loop. Now this particular arc is subtending an angle of theta at the center, and this particular arc is subtending a different angle at the center. So for this kind of current configurations, if we need to find out कि center O पे कितना magnetic field होगा वो हम कैसे निकालें, बहुत बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है. तुम बस ये समझो कि अगर ये सर्कुलर लूप कंप्लीट होता, ध्यान से सुनना, अगर ये सर्कुलर लूप कंप्लीट होता तो सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड करता, 2 पाई एंगल सब्सटेंड करता. पूरा कितना एंगल सब्सटेंड करता, 2 पाई एंगल. बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो पूरा 2 पाई एंगल अगर सब्सटेंड होता, ध्यान से देखो, पूरा 2 पाई एंगल अगर सब्सटेंड होता तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता वो कितना होता है, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2r. अच्छा यहाँ पर छोटा r है, छोटा r लिख देता हूँ, दिस इज स्मॉल r. सो दिस वुड हैव बीन द मैग्नेटिक फील्ड अगर कंप्लीट एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप होता. लेकिन अभी यहाँ पर एंगल कितना है, ये देखो अभी यहाँ पर एंगल कितना है, दिस एंगल इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, पाई. तो 2 पाई के लिए अगर इतना मैग्नेटिक फील्ड बनता है सेंटर पे, तो पाई के लिए कितना बनेगा, सिंपल यूनिटरी मेथड 1 के लिए कितना बनेगा, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2r इनटू 1 बाई 2 पाई. समझ आ रहा है? अच्छा मैं पाई के लिए नहीं निकालता, मैं थीटा के लिए निकालता हूँ कि जनरल अगर थीटा होता तो थीटा के लिए कितना होता, तो थीटा के लिए कितना होगा, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2r इनटू थीटा बाई 2 पाई. हमने ये क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर हमारे पास कोई एक सर्कुलर आर्क है जो कि सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड करता है, थीटा एंगल सब्सटेंड करता है, तो उसके लिए सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो देखो ध्यान से, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई बाई 2r, दिस इज फॉर द एंटायर लूप. पूरे सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, एक कंप्लीट सर्कुलर लूप होता तो उसके लिए इतना मैग्नेटिक फील्ड बनता. तो किसी आर्क के लिए कितना बनेगा, थीटा बाई 2 पाई ऑफ म्यू नॉट आई बाई 2r. दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट, ये देख रहे हो ना, थीटा बाई 2 पाई ऑफ म्यू नॉट आई बाई 2r. तो इन दिस केस क्या होगा, ध्यान से देखो, इन दिस केस हम क्या लिख सकते हैं, इन दिस केस हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O टोटल कितना है, ऐसे लिखना है म्यू नॉट आई बाई 2r, टोटल इतना है. इसका कितना पोर्शन, ये कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है सेंटर पे, ध्यान से देखो, दैट इज पाई ऑफ 2 पाई. ऐसे करके लिखना है बस. दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O. यहाँ पर अगर लिखना है सिंपल है, टोटल कितना है फिर से लिखो, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2r. और इसका कितना पोर्शन, कितना एंगल सब्सटेंड हो रहा है, ये जो आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा है, तो थीटा आउट ऑफ 2 पाई ये हो जाएगा. इस केस में क्या होगा, ये तो सिर्फ आंखों का धोखा है, बिकॉज थीटा ये दिया हुआ है, बाहर वाला एंगल थीटा दिया हुआ है. तो ये जो सर्कुलर आर्क है ये सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड करता है, दिस इज 2 पाई माइनस थीटा. तो इन दिस केस कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2r. दिस इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इसका कितना पोर्शन, दैट इज 2 पाई माइनस थीटा आउट ऑफ 2 पाई. आउट ऑफ हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं. बात समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? बस इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. अगर तुम्हारे पास ऐसा 2 कॉइल्स दे दे, देयर आर 2 कॉइल्स व्हिच आर नॉन कोप्लेनर एंड कॉन्सेंट्रिक, दोनों अलग अलग प्लेन्स पे लाई करता है, लेकिन दोनों का सेंटर कॉमन है और रिजल्टेंट फील्ड पूछा गया है. सिंपल है, मुझे पता तुम लोग कर पाओगे, फिर भी बता के रखा. I1 करंट अगर ऐसा है तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, जस्ट यूज द राइट हैंड थंब रूल. एंड I2 करंट अगर इस तरफ है तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, पुट योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल योर फिंगर्स, B2 का डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है ना. एंड यहाँ पर I1 जो है इसका रेडियस में R1 मान लेता हूँ, ठीक है ना. और ये जो I2 है इसका रेडियस में R2 मान लेता हूँ, ये सेम भी मान सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो B1 का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन दिस केस B1 का वैल्यू हम लिख सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट I1 बाई 2, एक मिनट, बाई 2R1 ऐसे लिख सकते हैं. अगर B2 लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2R2 ऐसे लिख सकते हैं. रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड, अरे ये सब तुमको पता ही है, मुझे पता है, फिर भी बता के रख लो, दिस इज B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. बस वैल्यू पुट करके निकालना है इस एक्सप्रेशन को यूज करके, बिकॉज यहाँ पर B1 एंड B2 दे आर बेसिकली मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर. इज दैट क्लियर? पक्का समझ आया? सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है, उसके जो अलग अलग केसेस है, सारा केसेस मैंने डिस्कस कर लिया. तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही कंप्लीट करूँगा, इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा. लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पे हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, ताकि हमने जो सीखा है वो थोड़ा और स्ट्रेंथन हो जाए. ठीक है, चलो ठीक है, बाय.